क्या अल्फ्रेड नोबेल सच में एक मौत का सौदागर थे? क्या इतने बड़े नोबेल प्राइज का जन्म मात्र एक मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स के आधार पे हो गया? और अगर ऐसा हुआ तो वह कौन सा र्यूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन था जिसने इतने बड़े नोबेल प्राइज को जन्म दे दिया? एक ऐसा प्राइज जिसके दीवाने अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक हैं। The Nobel Prize, the Nobel Prize, the Nobel Prize, the Nobel Peace Prize. जिनके पास शायद किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिस केमिकल को अल्फ्रेड नोबेल संभालते थे वो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं था। यह विस्फोट इतना भयानक था कि अल्फ्रेड नोबेल के खुद छोटे भाई एमिल का डेथ तक हो जाता है और अल्फ्रेड नोबेल का लाइसेंस तक छीन लिया जाता है। और चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन तो एक मिलता जुलता साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें लिटरेचर और पीस या फिर इकोनॉमिक्स कैसे आ गया? और यदि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दे दिया जा रहा है तो फिर मैथमेटिक्स या अन्य सब्जेक्ट में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या अल्फ्रेड नोबेल सच में एक जासूस भी थे? आइए आज के वीडियो में जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनके इन्वेंशन और उनसे जुड़े नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल से। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है। इनके पिता का नाम इमैनुअल नोबेल और माता का नाम हेनरिएट हल्सेल नोबेल था और इन्होंने अपने बेटे का नाम अल्फ्रेड नोबेल रखा था। शायद उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह नन्हा सा बालक एक दिन दुनिया में साइंस, इन्वेंशन और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में एक अलग क्रांति लाएगा। अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल नोबेल खुद एक इंजीनियर, आविष्कारक और एक बिजनेसमैन थे। वह ब्रिज और बिल्डिंग बनाते थे और पत्थरों को ब्लास्टिंग करके तोड़ने के नए नए तरीके पर प्रयोग करते रहते थे। यही फैमिली बैकग्राउंड कहीं न कहीं अल्फ्रेड नोबेल को भी इसी डायरेक्शन में ले गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस साल अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है उसी साल उनके पिता इमैनुअल नोबेल के कुछ जहाज जो बिल्डिंग मटेरियल से भरा हुआ था वो डूब जाता है और इससे इनके बिजनेस पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वह घाटे में चले जाते हैं और उन्हें दिवालिया तक घोषित होना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद इमैनुअल नोबेल हार नहीं मानते हैं और वो अपने परिवार को स्वीडन ही छोड़कर परिवार की बेहतर ज़िंदगी के लिए और अपने बिजनेस को फिर से बढ़ाने के लिए वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस चले जाते हैं। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग शहर रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो एक बड़ा साम्राज्य था जहां जार का शासन हुआ करता था। आपने क्लास 9th या 10th के वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक में अक्सर रूस के जार निकोलस फर्स्ट या जार निकोलस सेकंड जैसे शासक के बारे में पढ़ा होगा। वहां पहुंचकर इमैनुअल ने काफ़ी मेहनत की और मशीन टूल्स और विस्फोटकों का कारखाना शुरू किया। वो इतने सफल हुए कि उनका वहाँ काफ़ी नाम हो गया। उन्होंने वहाँ नेवल माइन पर काम शुरू किया। ये पानी के नीचे का एक्चुअल में विस्फोटक होता था जो जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो रशियन आर्मी को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते थे। 1842 तक जब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा तो परिवार भी उनके पास सेंट पीटर्सबर्ग आ गया। अब चूँकि वो अमीर थे तो उन्होंने अपने बेटे अल्फ्रेड नोबेल को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। 1843 में उनके घर एक और बेटे का जन्म होता है जिसका नाम एमिल नोबेल था। इमैनुअल ने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई। उनके लिए खास निजी शिक्षकों की व्यवस्था की गई जो उन्हें साइंस, लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ाते थे। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की बात ही अलग थी। जब वो महज 17 ईयर्स के थे तो वे 5 भाषाएं स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन में बड़ा फ्लुएंसी हो गए थे। वो उसके बोल सकते थे और लिख सकते थे। इतने कम उम्र में उनका ज्ञान और प्रतिभा देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। और 24 साल आते आते तो वो पूरे 6 लैंग्वेज में काफ़ी फ्लुएंसी हासिल कर लिए थे। अल्फ्रेड ने सिर्फ 18 मंथ के स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की, लेकिन फिर भी वो दुनिया के महान आविष्कारक में से एक बने, जो यह साबित करता है कि असली शिक्षा मेहनत और जिज्ञासा से आती है, बल्कि डिग्री से नहीं। 1850 में वो पेरिस चले जाते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है अस्कानियो सेबरेरो से। ये वही साइंटिस्ट हैं जो 3 साल पहले नाइट्रोग्लिसरीन जैसे केमिकल बनाते हैं, एक ऐसा लिक्विड जिसे हैंडल करना शायद हर किसी के बस की बात का नहीं था। यह लिक्विड बाद में जाकर कई विस्फोटक मटेरियल को जन्म देता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एक्चुअल में लिक्विड होता है, लेकिन इसकी एक अद्भुत और डरावनी खूबी ये है कि अगर इसे हल्का सा भी झटका लग जाए या गिर जाए या फिर ये गर्म हो जाए तो ये तुरंत भयंकर विस्फोट के साथ फटता है। लेकिन सवाल आता है कि नाइट्रोग्लिसरीन में ऐसा होता क्यों है? आइए थोड़ी इसके बारे में जानते हैं। देखो, बहुत ही साधारण भाषा में समझे तो नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति में बंद होता है। जैसे उसे कोई झटका लगता है तो वो तनाव टूटता है और यह ऑक्सीजन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही जलने लगता है। इस जलने की प्रक्रिया में यह इतनी गर्मी और गैस पैदा करता है कि इससे भयानक धमाका होता है।
और इसीलिए अस्कानियो सोब्रेरो को ये केमिकल बड़ा खतरनाक लगता था और शायद इसीलिए वो इसके इस्तेमाल के भी खिलाफ थे। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल को इसमें कुछ खास नज़र आया। वो सोचने लगे कि इसे सुरक्षित और इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाया जाए, और फिर यहीं से शुरू होता है उनका विस्फोटक की एक अलग दुनिया। 1864 का साल था जब एक दिन स्टॉकहोम स्वीडन में हेलेनबर्ग नाम की फैक्ट्री में नाइट्रोग्लिसरीन पर ही काम किया जा रहा था, और हुआ वही जिसका डर था। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने की जगह पर एक भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिनमें अल्फ्रेड का खुद छोटा भाई एमिल का डेथ हो जाता है और इसमें अन्य लोग भी मारे जाते हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि अल्फ्रेड को विस्फोटक बनाने का लाइसेंस तक छीन लिया जाता है। अल्फ्रेड को खुद भी इससे बड़ा दुख हुआ, लेकिन इन सब के बाद भी अल्फ्रेड नोबेल कहाँ हार मानने वाले थे। इस हादसे के बाद अल्फ्रेड ने विंटर वीकेंड जगह पे एक नई कंपनी नाइट्रोग्लिसरीन एवी नाम से शुरू की, जो एक्चुअल में एक सुनसान जगह पर थी, ताकि और सुरक्षित और सही ढंग से काम किया जा सके। और फिर एक दिन होता है ऐसी चीज़ की खोज जो शायद सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने पाया कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन को एक खास तरह की मिट्टी जिसे किसेलकर कहते हैं, उसमें यदि सोख लिया जाए तो यह एक सूखा, मुलायम और सुरक्षित पेस्ट बन जाता है। और इसी सुरक्षित पेस्ट को उन्होंने नाम दिया डायनामाइट। अब इसे हल्का झटका देने पर भी यह नहीं फटता था, जो नाइट्रोग्लिसरीन में हो रहा था, और यही नाइट्रोग्लिसरीन को बहुत अनसेफ बना रहा था यूज करने के लिए। डायनामाइट को विस्फोट करने के लिए एक अलग फ्यूज या डिटोनेटर की ज़रूरत पड़ती थी, यानी यह अपने आप नहीं फटता था। इसीलिए डायनामाइट को यूज करना काफ़ी सेफ हो गया था। लेकिन आज के टाइम डायनामाइट और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज पहले की तरह नहीं होता है, क्योंकि आज ट्रेडिशनल डायनामाइट की जगह काफ़ी सारे मॉडर्न कमर्शियल एक्सप्लोसिव आ गए हैं, जो एक्चुअल में महंगे भी नहीं होते हैं और अधिक सेफ भी होता है। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में नाइट्रोग्लिसरीन का अभी इस्तेमाल आज भी किया जाता है, बट बहुत कंट्रोल्ड वे में, और ये लाइसेंसधारी कंपनियों तक ही सीमित है। आज भी एंजाइना, पेन और दिल की बीमारियों जैसे इमरजेंसी केस में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज मेडिकल ट्रीटमेंट में किया जाता है। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार तो कर लिया, और इसे अमेरिका और ब्रिटेन में कई जगह पेटेंट करवाया गया, और इसका धड़ल्ले से यूज किया गया माइनिंग, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में और रेलवे बनाने में। इसका खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन डायनामाइट में भी एक कमी थी। कमी यह थी कि एक्चुअली इसमें नमी या पानी से इसमें प्रॉब्लम था। अगर वह गीला हो जाए तो उसकी पावर कम जाती थी। इससे खानों या नदियों के पास काम करना मुश्किल हो जाता था। तब नोबेल ने बनाया एक अलग विस्फोटक जिसे बोलते हैं जेली नाइट। डायनामाइट का आप इसे चचेरा भाई बोल सकते हो। अब नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को मिट्टी में नहीं बल्कि एक खास केमिकल जिसको नाइट्रोसेलुलोज बोलते हैं उसमें मिलाया, और इसमें से एक ऐसा मटेरियल बनाया जो देखने में बड़ा लचीला टाइप का या रबर टाइप का बोल लो, जेल जैसा था, और इसके बड़े कमाल के फ़ायदे थे। इसे पानी में डालो तो भी यह काम करता रहता था। इसे समुद्र के अंदर या नदियों में चट्टानों को उड़ाना आसान हो गया था, और ये ज़्यादा शक्तिशाली था। यह साधारण डायनामाइट से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे आसानी से काटा या किसी शेप में ढाला जा सकता है, ताकि आप किसी भी होल में डाल के आप वहाँ ब्लास्ट कर सकते हो। जेली नाइट ने डायनामाइट की कमियों को तो दूर कर दिया, और बड़े बड़े इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही हथियार बन गया था। लेकिन नोबेल की जिज्ञासा यही नहीं रुकने वाली थी। अब उन्होंने बनाया एक बैलिस्टाइड, सैनिकों का एक अलग ही टाइप का हथियार। नोबेल ने उस टाइम ये सोचा कि क्यों ना विस्फोटक की शक्ति का इस्तेमाल बंदूक और तोपों के गोले दागने के लिए किया जाए। उस जमाने में इस टाइम तक ब्लैक पाउडर यानी बारूद का यूज हुआ करता था, जिससे बहुत सारा काला धुआं निकलता था, और जिससे एक तो सैनिक देख नहीं सकते थे, और दूसरी बात कि जो इसे फायर करता था उसका पोजीशन उसके दुश्मनों को पता चल जाता था। और तब नोबेल ने फिर से नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज को मिलाकर एक अलग ही मटेरियल बनाया, जिसे कि बैलिस्टाइड कहते हैं। ये एक सॉलिड रबर जैसा मटेरियल था, जिसे एक्चुअली आप धुआं रहित बारूद बोल सकते हो। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे सेना बिना धुएं के तेज गोलीबारी कर सकती थी। नोबेल एक अच्छे व्यवसायी भी थे। उन्होंने इस आविष्कार को दुनिया के अलग अलग सेनाओं को बेचने को भी सोचा। उन्होंने सबसे पहले फ्रांस के सरकार को बैलिस्टाइड बेचने को कोशिश किया। फ्रांस के सैन्य अधिकारियों ने इसे देखा परखा, लेकिन उन्होंने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब नोबेल ने अपना ध्यान फ्रांस के प्रतिद्वंदी देश इटली की ओर लगाया। उन्होंने इटली के सरकार से संपर्क किया, और वो इटालियन गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई। उन्होंने तुरंत बैलिस्टाइड को अपनाने और उसे बनाने का लाइसेंस खरीदने का फैसला किया।
नोबेल के लिए एक बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता तो थी, लेकिन एक अलग विवाद शुरू हो गया और वो था अल्फ्रेड नोबेल पर जासूसी का आरोप। जैसे ही फ्रांस सरकार को पता चला कि उनके वैज्ञानिक नोबेल ने उन्हें ठुकराकर उनके दुश्मन देश इटली को यह महत्वपूर्ण हथियार तकनीकी बेच दी और वह आग बबूला हो गई। फ्रांस की सरकार और मीडिया ने नोबेल पर भारी हमला बोल दिया, उन पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। फ्रांस के अखबारों ने तो दावा कर दिया कि नोबेल ने बैलिस्टाइट बनाने की विधि एक्चुअल में फ्रांस के ही एक वैज्ञानिक के शोध से चुराई है, और ये भी कहा कि इससे कुछ साल पहले फ्रांस के साइंटिस्ट ने ही एक धुआं रहित बारूद बनाया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने फ्रांस में ही रहकर फ्रांस की सैन्य गोपनीय जानकारी इकट्ठा की और फिर उसे एक विदेशी शक्ति को बेच दिया जो कि इटली था। सबसे गंभीर आरोप तो यह था कि फ्रांस में रहने और व्यापार करने के बावजूद उन्होंने फ्रांस के हितों के खिलाफ काम किया, यानी एक तरह से यह देशद्रोह का आरोप लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस की सरकार ने नोबेल के खिलाफ कार्रवाई की और उनके कारखानों पर छापा मारा जाने लगा। उन्हें बैलिस्टाइट का उत्पादन बंद करने का आदेश दे दिया गया। सबसे बड़ा झटका कि फ्रांस के पुलिस ने उनके कारखानों की तलाशी लिया और उनके प्रयोगों पर इंस्टेंटली पाबंदी लगा दिया। अल्फ्रेड नोबेल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और अपमान भी। कहा जाता है कि वह एक सम्मानित साइंटिस्ट थे और एक उद्योगपति भी थे। उन पर जासूस और देशद्रोही जैसे आरोप लग रहे थे। हालांकि कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, लेकिन मीडिया में उनकी छवि इतनी धूमिल हो गई कि अंततः उन्हें फ्रांस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और वो 1891 में इटली चले गए। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि 1891 आ गया है और वो अब इटली आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नोबेल प्राइज का जिक्र तक नहीं आया है। तो आइए अब शुरू करते हैं बर्थ ऑफ नोबेल प्राइज। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। चूँकि इतने सारे विस्फोटक एक्सप्लोसिव का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए जा रहे थे और इन सारे इन्वेंशन या एक्सप्लोसिव का कहीं ना कहीं दुनिया में कई एक जगह यूज हो रहा था और एक लोगों में परसेप्शन बनते जा रहा था कि इन सब के जन्मदाता अल्फ्रेड नोबेल है, वही इतने सारे विस्फोटक बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक निगेटिव परसेप्शन भी बन रहा था कि एक्चुअल में वो दुनिया को ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिससे सिर्फ लोगों को मारा जा रहा है। इसी क्रम में एक घटना होता है। साल था 1888। सुबह सुबह अल्फ्रेड नोबेल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और तभी उनकी नज़र एक हेडलाइन पे जाता है और उसमें लिखा होता है कि मौत का सौदागर यानी मर्चेंट ऑफ डेथ अब नहीं रहा। वो दंग तो तब रह गए जब उन्होंने देखा कि ये मौत के सौदागर के आगे उनका नाम लिखा हुआ था और वो सोचने लगे कि ये मौत का सौदागर मुझे बोला गया है और मैं क्या मर गया हूँ। असल में अखबार ने गलती से उनके भाई लुडविग नोबेल की मौत की जगह उनकी खबर छाप दी थी, लेकिन जो लिखा गया था उससे अल्फ्रेड के दिल में सच में आग लगा दी। अखबार ने उन्हें कहा कि वो आदमी जिसने डायनामाइट बनाया, जिसने दुनिया को मारने का तरीका दिया, अब वो नहीं रहा। लोग उन्हें युद्ध से कमाई करने वाला व्यापारी कह रहे थे, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के लिए यह सिर्फ एक अखबार की गलती नहीं थी। यह वो आईना था जिसमें उन्होंने देखा कि दुनिया उन्हें एक्चुअल में कैसे याद रखेगी और वो सोच रहे थे कि अगर आज मैं मर गया होता तो लोग मुझे किस नाम से याद करते। क्या मैं सिर्फ एक मौत का व्यापारी बन के रह जाता। और यही से शुरू हुआ एक नया अल्फ्रेड नोबेल, एक बदली हुई वसीयत जिसने इतिहास बदल दिया और नोबेल प्राइज को जन्म दिया। कई साल बीत गए, अब नोबेल 63 ईयर के हो चुके थे। दिसंबर 1895 में अपनी मौत के एक साल पहले ठीक लास्ट टाइम में उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी। यानी सोचो कि एक साल और देर करते वो अपनी वसीयत बदलने में और नोबेल प्राइज का जिक्र करने में, तो शायद नोबेल प्राइज का कभी जन्म ही नहीं होता। उन्होंने लिखा कि उनकी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके रिलेटिव को नहीं जाकर बल्कि मानवता की भलाई में इस्तेमाल होगा। अल्फ्रेड ने अपनी सारी दौलत का 94% हिस्सा दान करने का फैसला किया, बिना किसी का परवाह किए, और टैक्स और कुछ लोगों को दिए गए पैसे के बाद उनकी संपत्ति में लगभग 55 अरब रुपये बचते थे। सोचो उस टाइम ये कितनी बड़ी अमाउंट रही होगी। इवन आज भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उन्होंने बोला कि मेरी दौलत का इस्तेमाल उन लोगों को पुरस्कृत करने में हो जो विज्ञान सहित और शांति में असाधारण काम करे। उन्होंने अपने संपत्ति को 5 बराबर हिस्सों में बांटने का नियम लिखा और यही से जन्म होता है 5 नोबेल प्राइज का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के लिए जो दुनिया में शांति, भाईचारा और एकता बढ़ाए, उसे पीस के एरिया में नोबेल प्राइज दिया जाए। इसी पीस नोबेल प्राइज का डोनाल्ड ट्रंप हर बार मांग करते हैं। अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में सिर्फ एक पेज लिखा और किसी से सलाह नहीं लिया। उन्होंने कहा कि फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री के पुरस्कार खोज, आविष्कार या सुधार के लिए हो, लेकिन उन्होंने साफ नहीं लिखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस कैसे किया जाए।
और टेक्नोलॉजी का उस टाइम ट्रेंड भी उतना नहीं था। उस टाइम चूँकि साइंस साइंटिस्ट का ही ज़्यादा ट्रेंड था, इसीलिए आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं ना, वो साइंटिस्ट को ज़्यादा मिले हैं और इंजीनियर और टेक्नीशियन को कम मिले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत किया था, लेकिन सवाल ये है कि फिर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ कैसे मिलने लगा। देखो 1968 की बात है कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक, जिसे स्वीरिगेस रिक्स बैंक कहते हैं, वो अपना 300 ईयर्स पूरा कर रहा था और ये बैंक बहुत पुराना और मशहूर था। इस खुशी में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने नोबेल फाउंडेशन को ढेर सारा पैसा दान किया ताकि एक नया प्राइज शुरू हो सके और यही था छठा पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने लगा अल्फ्रेड नोबेल की याद में। लेकिन देखो 2001 में यहाँ पे एक अलग ही ट्विस्ट आया। अल्फ्रेड नोबेल के एक रिलेटिव पीटर नोबेल, जो 1931 में पैदा हुए थे, उन्होंने बैंक से कहा कि इस पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबेल की याद में से अलग रखा जाए ताकि ये बाकी 5 पुरस्कार से अलग दिखे, क्योंकि लोग इस पे आर्गुमेंट करने लगे कि क्या ये रियल नोबेल प्राइज है या नहीं भी, क्योंकि असली नोबेल प्राइज तो विज्ञान, शांति और साहित्य के लिए था जो अल्फ्रेड नोबेल ने खुद शुरू किए थे। तो विवाद ये है कि कुछ लोगों को लगता था कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार अल्फ्रेड की मूल इच्छा से मेल नहीं खाता है क्योंकि उन्होंने इसे नहीं सोचा था, लेकिन बैंक ने फिर इसे स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल का नाम दिया। यानी ये प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है जो आज भी चल रहा है। ये पुरस्कार अर्थशास्त्र में बड़े बड़े काम करने वाले को मिलता है, जैसे आर्थिक नियमों को समझने में मदद करने वाले लोग को। तो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सिर्फ 5 ही प्राइज शुरू किए गए थे जिसका मैंने जिक्र पहले किया। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने नोबेल प्राइज की नींव रखी, अपनी जिंदगी में बड़ा दर्द झेलते थे। उन्होंने अपने प्रेमिका हेस को पत्रों में लिखा करते थे कि उन्हें हमेशा दर्द, सिर दर्द और इतनी थकान होती थी कि उनके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया नाम का बीमारी था जिससे शरीर में दर्द और थकान बहुत होती है, लेकिन उस समय इस लोग इसे हाइपोकॉन्ड्रिया मानते थे, यानी वे सोचते थे कि अल्फ्रेड नोबेल को सिर्फ डर था जबकि असल में वो बीमार थे। 1895 तक उनकी सेहत और भी खराब हो जाती है। उन्हें एंजाइना पेक्टोरिस हो गया था। ये दिल की बीमारी एक्चुअली होती है जिससे सीने में काफ़ी दर्द होता है क्योंकि दिल को पर्याप्त खून नहीं मिलता है। फिर 27 नवंबर 1895 को उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा जिसमें अपनी सारी दौलत नोबेल पुरस्कार के लिए दान करने की बात कही। लेकिन ठीक दोस्तों देखो, इससे 1 साल ऑलमोस्ट बाद 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल को स्ट्रोक और ब्रेन में खून का थक्का जमने की शिकायत होती है। पहले तो वो आधे लकवा ग्रस्त हो जाते हैं और फिर उसी साल उनकी निधन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सेहत का खराब होने का कारण कहीं न कहीं उनके विस्फोटकों, खासकर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ लंबे समय तक काम करना भी रहा था। लेकिन हालांकि इसके कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलते हैं क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक रसायन है जिसे वो संभालते थे, जो सबके लिए शायद इतना आसान नहीं था। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हो सकता है उनके सेहत पर कोई बुरा असर पड़ा होगा। तो ये थी अल्फ्रेड नोबेल की और उनके इन्वेंशन और नोबेल प्राइज की कहानी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आने वाला है।